नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज की 3 प्रमुख खबरों में सबसे पहली और प्रमुख खबर है पश्चिम बंगाल से जुड़ी। जी हां, जहां पर हिंसा पलायन देखने को मिल रहा है, लेकिन पूरे मामले पर ममता बनर्जी ने चुप्पी साधी हुई है। खामोश है इस वक्त ममता बनर्जी। क्या है वहां के ताजा हालात, बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है उसका भी रुख कर लेते हैं। दूसरी प्रमुख खबर मौसम से जुड़ी हुई। जी हाँ, एक बार फिर से लू की मार जो है वो बढ़ने वाली है। खासतौर पर दिल्ली और आसपास के जो राज्य हैं वहां पर इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कितने दिनों का ये अलर्ट है, क्योंकि अप्रैल का ये महीना है और अप्रैल के महीने में ही लू की मार पड़ती हुई नजर आएगी। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको, लेकिन साथ ही तीसरी प्रमुख खबर का भी रुख कर लेंगे। तो इसी के साथ आपको बता दें, सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद करीब 500 हिंदू पलायन कर चुके हैं। उन्होंने मालदा जिले में शरण ली है। हिंदू परिवारों का आरोप है कि हिंसा के दौरान उनको चुन चुनकर निशाना बनाया गया, उनके घर और दुकानें लूट ली गई। पलायन करने वाले लोगों ने अपनी आपबीती बताई, कैसे उन पर हमला हुआ। उनकी आपबीती सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे बंगाल अब बांग्लादेश बन चुका है, जहां हिंदू अपनी ही जमीन पर शरणार्थी बन गए हैं। अब इस हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद चुप्पी साधी हुई है, लेकिन बाकी तमाम राजनीतिक दल उन पर जमकर हमलावर हो रहे हैं। इस हिंसा की एनआईए जांच की मांग की जा रही है। करेंगे वहां के ताजा हालातों पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल में अनसेफ है हिंदू। तो जी हां, पश्चिम बंगाल में इस वक्त हिंदू जो है वो अनसेफ है। वक्फ कानून पर बंगाल में सबसे ज्यादा बवाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इसको लेकर प्रदर्शन वहां पर हुआ और प्रदर्शन होते ही वहां पर हिंसा भी शुरू हो गई। वक्फ कानून को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद में वहां पर बवाल हुआ। कई सारे हिंदुओं के जो घर हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया, लूटपाट वहां पर की गई। हिंदुओं का बनाया जा रहा है चुन चुन कर निशाना, जो हिंदू वहां पर रहते हैं उनको चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है हिंदुओं में, जिसकी वजह से दहशत का माहौल है, एक डर के साए में जीने को मजबूर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सैकड़ों हिंदू परिवारों ने मुर्शिदाबाद को छोड़ करके मालदा में शरण ली है। अपने घर को वहां पर उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें अपनी जान का सबसे ज्यादा खतरा वहां पर था। अब आज की तारीख में अगर हम देखें तो महिलाएं और बच्चे जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में ममता की पुलिस प्रशासन जो है बिल्कुल नाकाम इस वक्त नजर आ रही है और कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हाँ, इसके साथ ही राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग इस वक्त कई लोगों की तरफ से की जा रही है। हिंसा पलायन और लेकिन ममता बनर्जी खामोश है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बीते कल की, जब सुकांता मजूमदार पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जिन्होंने मुर्शिदाबाद में पलायन करने के बाद में मालदा में शरण ली हुई है अपनी सुरक्षा के लिए। और उन सभी से मुलाकात करने के लिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग पहुंचे थे और इस दौरान वहां पर उन्होंने अपनी आपबीती भी सुनाई कि किस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया कि आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, अब यहाँ पर आप सुरक्षित है। ये तमाम बातें उनके साथ करते हुए नजर आए। तो ये उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं ने भी अपनी आपबीती बताई है कि किस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ, हिंसा जिस दिन हुई थी उस दिन किस तरीके की तस्वीर नजर आई, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बताया। लेकिन इसके साथ ही इसके बाद में मुलाकात के बाद में सुकांता मजूमदार ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। इज्जत लूटने की कोशिश हुई, कपड़े खींच लिए गए, जला देने, जिंदा जला देने की कोशिश हुई, छोटे से बच्चे के यहाँ पे पकड़ के मारने की कोशिश की गई। इस तरीके के भयंकर घटनाएं घट रही है, जो बांग्लादेश जैसी स्थिति पश्चिम बंगाल ने ममता बनर्जी ने बना के रख दिया है। अभी हमारी मांग है शांति की स्थापना हो, स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्टिव एक्शन ले और सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ पे तैनाती करे और भी ज्यादा करे। तो सीधे तौर पर कई सारे सवाल इस दौरान खड़े भी हो रहे हैं कि आखिर क्या वाकई वहां पर जो पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल नाकाम है, क्योंकि अगर जो आम जनता है उनकी ही सुरक्षा अगर नहीं हो पा रही। इसके साथ ही सुकांता मजूमदार ने राज्यपाल को भी चिट्ठी लिखी है और उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की अपील की है। इसके साथ ही सुकांता ने पीड़ितों के साथ अपनी मुलाकात की भी चिट्ठी में साझा की है। राज्यपाल को चिट्ठी लिखी गई और फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वहाँ के जो ताज़ा हालात हैं उन ताज़ा हालातों की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और ये वो चिट्ठी है जो इस वक्त
लिखी गई है सुकांता मजूमदार की तरफ से राज्यपाल को, और उन्होंने जो मुलाकात हुई उसका भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने बताया कि मुर्शिदाबाद में हिंदू महिलाओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ये तस्वीरें मुर्शिदाबाद की, जिस जगह पर हिंसा हुई थी और वहां पे किस तरीके से इस वक्त पुलिस बल तैनात है, साथ ही सुरक्षा किस तरीके से वहां पर इस वक्त की जा रही है। बीएसएफ की कई टुकड़े इस वक्त वहां पर तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी इस वक्त रखी जा रही है। उसके दौरान की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाएं, लेकिन साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सन्नाटा इस वक्त पूरे इलाके में पसरा हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगले ग्राफिक्स की ओर भी रुक रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अब सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंच चुका है और अब उम्मीद है कि क्या कोर्ट की तरफ से अब न्याय मिलेगा इस पूरे मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका इस वक्त दायर कर दी गई है। इस हिंसा से जुड़ी हुई पूरी जो याचिका है वो इस वक्त दायर की गई है और अब सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है। साथ ही आपको बता दें कि अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग इस याचिका के जरिए की गई है कि ये जो पूरी हिंसा हुई उस हिंसा की जांच की जाए, एसआईटी जांच हो। ममता सरकार और केंद्र को भी प्रतिवादी इसमें इस याचिका में बनाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि पीड़ितों के लिए मुआवजा और पुनर्वास की मांग इस याचिका के जरिए की गई है। हालांकि देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या कुछ सुनवाई करता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ गए हैं करते ताजा अपडेट के लिए। प्रसन्नजीत, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है इस वक्त? फिलहाल अभी क्या हालात है? देखिए कृतिका, आग देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आग बुझ गया है। सबको समझना चाहिए कि जो लोग विस्थापित हो गए, जो लोग पलायन करके दूसरे जगह पे रहने लगे हैं, 400-500 600 जितने सारे लोग हैं, जिन लोगों के साथ कल सुकांता मजूमदार ने मुलाकात की है, इसमें मैं बार बार सुबह से कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इन लोगों को बसाना जरूरी नहीं है, लेकिन बसने के लिए इन लोगों के मन में आत्मविश्वास वापस लाना जरूरी है। जहां पे दादा परदादा और पुरखों से लोग रहते थे, वहां पे अगर सुबह उठ के या रात को किसी 7 दिन के बच्चे को लेकर किसी को गंगा नदी, हमारे पवित्र गंगा नदी पार करके मुर्शिदाबाद से मालदा आना पड़ता है, क्या वो महिला अपने उसी आत्मविश्वास के साथ अपने बच्चे को लेकर वो वापस शमशेरगंज या धुलियान या सूती में जाके अपना घर बसा पाएगी? क्या ममता बनर्जी ये आत्मविश्वास उनके अंदर वापस ला पाएंगे? क्या पुलिस की तरफ से ये आत्मविश्वास ला पाएंगे? क्योंकि जिस जगह से उन लोगों ने आतंक के साथ पलायन किया है और अपने ही पड़ोसी, जो पड़ोसी कल तक पड़ोसी हुआ करता था, 3-4 घंटे तक उन लोगों ने चुन चुन के हिंदुओं का घर पर, दुकान पर तांडव किया है और पुलिस ने बाहर इंतजार किया कि तांडव खत्म हो जाए तब जाएंगे। पुलिस ने बाहर पत्रकारों को रोक के रखा कि अगर तांडव खत्म हो जाए उसके बाद ही भेजा जाएगा। तो इस समय पे इस 500-700 लोगों को पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पुरखों के घर पे वापस लाना, ये चुनौती है। चुनौती ये नहीं है कि फायर ब्रिगेड की पानी से किसी जगह पे आग बुझा दे और ईंट और पत्थर से किसी का घर फिर से बना दे, इसके तरह, एक बिल्डिंग की तरह। कृतिका, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, और लगातार इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो ऐसे में कई सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में कि आखिर क्यों ममता बनर्जी की सरकार जो है वो हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है, आखिर क्यों पुलिस प्रशासन वहां का नाकाम हो गया है सुरक्षा मुहैया कराने में। इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पर बात करेंगे मौसम की। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब बात गर्मी के सितम की करते हैं, जहां अभी अप्रैल का आधा महीना ही गुजरा है, लेकिन गर्मी ने अभी से ही कहर ढाना शुरू कर दिया है। सुबह सुबह ही तेज धूप पसीने बहाने पर मजबूर कर देती है। गर्मी का भी ये हाल है तो सोचिए आगे आने वाले समय में मई और जून में तो क्या ही होगा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी और लू का अलर्ट भी जारी किया गया है, और इस दौरान अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट के साथ ही सावधानियां बरतने की भी सलाह दी गई है, और ऐसे में आपको कैसे रखना है अपनी सेहत का ध्यान
और कब मिलेगी इस भीषण गर्मी से राहत, बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही आपको उससे पहले दिखाते हैं कि आखिर किन किन राज्यों के लिए जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से लू का अलर्ट। जी हाँ, लू को लेकर के इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, आईएमडी की तरफ से। और अगले कुछ दिन उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भारी गर्मी रहेगी, जहां कहीं ना कहीं सूरज जो है वो आग जलता हुआ नजर आएगा। बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने की संभावना इस वक्त जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में खासतौर पर लू का अलर्ट इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। साथ ही राजधानी की अगर हम बात करें, राजधानी दिल्ली में 16 से 18 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया गया है गर्मी को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से। साथ ही लू के थपेड़ जो है वो आगे आने वाले समय में हाल बेहाल आपका करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का सबका ध्यान रखें। गुजरात की अगर हम बात करें तो 17 अप्रैल तक गर्मी का प्रकोप रहने की संभावना गुजरात में भी जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। और साथ ही पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां पर 19 अप्रैल तक का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने। पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करें तो पंजाब और हरियाणा में 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक, यानी कल से लेकर 18 अप्रैल तक के बीच लू की चेतावनी यहाँ पर भी जारी की है। पश्चिमी एमपी में भी पारा जो है वो हाई है और इन शहरों में पारा जो है वो हाई रहेगा। वो भी आपको बता दें आखिर कौन कौन से वो शहर है। राजस्थान के कई शहरों में भीषण गर्मी, साथ ही बाड़मेर में अगर हम देखें तो 45 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान जो है वो पारा जो है वो पहुँचता हुआ आगे आने वाले समय में नजर आएगा। साथ ही अगले 3 दिन लू की चपेट में है इस वक्त दिल्ली। तो अगर आप भरी दोपहरी में अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। और अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है एक बार वो भी आपको बता देते हैं। जी हाँ, लू से बचने के लिए आप सबसे पहली बात कि आप धूप में बाहर ही ना निकलें। जब तक बहुत ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तब तक आप बाहर ना निकलें। बच्चों और बुजुर्गों को घर में ही रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी उनको बाहर जाने दें। इसके साथ ही थकान होती है, चक्कर आते हैं या उल्टी होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। पानी की एक बोतल हमेशा अपने साथ रखें और उससे खूब हमेशा पानी पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन से आप बच सकें। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, चंद्रशेखर नई दिल्ली से, और साथ ही अतीक अहमद जुड़ रहे हैं हमारे साथ जयपुर से, हमारे संवाददाता। सबसे पहले चंद्रशेखर आपके पास में आएंगे कि अभी फिलहाल अगर हम दिल्ली की बात करें तो लू का अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है 3 से 4 दिनों के लिए, और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो अपनी सेहत का ध्यान रखें और सावधानियां बरतें। बिल्कुल, और इसमें आप ये कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा अगर ज़रूरत ना हो तो आप घर में ही रहें। कूलर्स का यूज़ कर सकते हैं, नहाने का आप 2-3 टाइम नहा भी सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो पानी की जो इंटेक है वो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहेगा। बाहर अगर आप जा रहे हैं तो आप उसमें कपड़ा अगर आप लगा के जाएँ, ढक के जाएँ, सन ग्लासेस पहन करके जाएँ तो शायद वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सके। जी ठीक है चंद्रशेखर, आपके पास वापस आएंगे। अतीक अहमद भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए लगातार। अतीक, अगर जयपुर के अगर पूछें तो जयपुर में इस वक्त कैसा है मौसम, और साथ ही मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जयपुर के लिए? चलिए, हमारी आवाज़ अभी अतीक अहमद तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधेंगे। लेकिन साथ ही चंद्रशेखर हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रशेखर, ये जो भीषण गर्मी पड़ रही है, अभी अगर हम देखें तो अप्रैल का महीना चल रहा है, आज 15 तारीख ही है, अभी आधा अप्रैल ही गुजरा है, आधा अप्रैल बाकी है, पूरा मई बाकी है, पूरा जून बाकी है। आखिर इस गर्मी से किस तरह से राहत मिलने की उम्मीद अभी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है? देखिए, जैसे कि आपने भी बताया कि 18 तारीख तक जो है वो हीट वेव चलेंगी, लेकिन एक खबर ये भी दर्शकों के लिए अच्छी हो सकती है कि 19 तारीख के बाद क्योंकि वेस्टर्न डिस्टेंस फिर से आएगा तो उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है उसमें कमी आएगी, और साथ ही साथ कुछ बादल भी देखने को मिल सकते हैं बीच बीच में। तो ये एक फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हिमाचल के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तो निश्चित तौर पर जब पहाड़ों में बारिश होती है या बर्फबारी आप देखते हैं कृतिका होती है, तो उसका कुछ असर जो है वो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहां पर भी जो पारा है वो अभी सामान्य से थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन वहां पर भी सामान्य होने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड की जहां तक बात करूं, उड़ीसा के जो क्षेत्र की अगर बात करूं तो वहां पर वर्षा होने की संभावना जताई गई है, साथ ही साथ वहां पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो ये कुछ इलाके जैसे मैंने आपको बताया जहां पर कुछ राहत मिलती हुई लोगों को नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली का जो इलाका है वो निश्चित तौर पर जो उसके मौसम है वो पहाड़ी क्षेत्रों से काफी निर्भर करता है कि वहां से अगर कुछ राहत उसको मिलती हुई नजर आए। तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ
पहाड़ी इलाकों में वर्षा होने की संभावना है, जैसे कि हमने पिछले दिनों में देखा था कि उत्तराखंड में भी बारिश हुई है और जिसका असर दिल्ली में देखने को मिला। तो इस प्रकार की संभावनाएं 19 तारीख के बाद देखने को मिल सकती हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए मौसम से जुड़े हुए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।